नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए गणित विषय की हम बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। क्लास नंबर 7 आज हम देखेंगे। 10 क्लास में पूरा कोर्स हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले क्लास नंबर 6 देखी थी, यदि नहीं देखी हो साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज क्लास नंबर 7 का हमारा टॉपिक है युगपत और वर्ग समीकरण। कोर्स की अगर बात करते हैं तो ये सारी चीजें हम करा चुके हैं इकाई 11 तक। और दूसरे कोर्स के भाग की बात करते हैं तो 12 वाला हम कल देखे थे, लंबवृत्तीय बेलन शंकु वाला टॉपिक। आज हम देखेंगे वर्ग समीकरण वाला जो ये टॉपिक दे रखा है गुणनखंड विधि से। और इकाई 14 जो आप देख रहे हैं, दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, युगपत समीकरण, यानी इकाई 13 और 14 आज ये दोनों हमारी कवर हो जाएंगी। आगे आने वाली क्लासेस में 15 से 20 तक आपको जो देख रहे हैं ये 3 क्लासेस में समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, और कोर्स से रिलेटेड अगर कोई चीज देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वन लाइनर, मैराथन, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर जितने भी अभी तक हो चुके हैं, सारी चीजें हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो युगपत समीकरण है ये आखिर होता क्या है, फिर हम बात करेंगे इस पर बेस्ड प्रश्नों की। तो युगपत समीकरण आप कह सकते हैं जो ऐसा कोई समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशि हो, या इसी को मैंने अभी जैसे बताया कि दो अज्ञात राशि वाले जो रेखीय समीकरण होते हैं उन्हें हम युगपत समीकरण कहते हैं। और इनको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक आपका होता है विलोपन विधि, और दूसरा आपका होता है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि होती क्या है इसको समझिए। विलोपन विधि की यदि बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि कोई एक दो समीकरण दे रखे हैं, जैसे कि x प्लस वाई समथिंग आपका कोई मान, जैसे कि 10 लिखा हुआ है, और एक और समीकरण दे रखा है जैसे कि 3x या 2x, और यहाँ पर माइनस का 2y बराबर जो है वो 8। तो ये जो दो समीकरण दे रखे हैं, यदि आप इनको घटाएंगे तो आपका क्या होना चाहिए, एक वैल्यू x या y में से पूरी तरीके से कट जाए। यदि हम यहाँ से 3 ये हटा दें पर फिर घटाएंगे तो ये x x आपका घट जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो केवल और केवल y बचेगा, और वहां से y की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो जब कोई चीज गायब हो जाती है समीकरण से, यहाँ से x आपका गायब हो जाएगा। गायब का मतलब क्या होता है, विलोपन होता है। तो इसे हम विलोपन विधि कहते हैं। यही चीज यदि बात करें प्रतिस्थापन विधि में, तो हम यहाँ पर जो समीकरण है उसमें ये भी तो करते हैं कि एक समीकरण को हमने लिखा, दूसरे समीकरण को लिखा, फिर दोनों को हमने सॉल्व करके x या y के फॉर्म में मान जो है वो निकाल लिया, और जो मान आया उसे हमने एक समीकरण में पुट किया। यहाँ से आप समझिए प्रतिस्थापन को, कि किसी एक समीकरण से मान निकालकर दूसरे में जब हम रखते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो वो आपकी विधि जो होती है वो प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो दोनों बेसिक मैंने तरीके से बता दिए। हम क्या करते हैं, एक प्रश्न देखते हैं इस पर बेस्ड। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया कि युगपत जो है इसके दो टाइप होते हैं, पर प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा कि आपको इससे करिए या उससे करिए। आपको डायरेक्ट प्रश्न दे रखा होगा, जैसे कि x प्लस वाई का मान आपको 7 दे रखा है, और 3x माइनस 2y का मान आपको 11 दे रखा है, और आगे लिखा होगा इसको हल कीजिए। करने का मतलब क्या है, यहाँ से x और y दोनों के मान निकालिए। प्रश्न में कहीं नहीं लिखा होगा आपको कि प्रतिस्थापन विधि से करिए, विलोपन विधि से करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जब स्वयं करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि x या y की वैल्यू कट जा रही है, या एक से मान निकालकर दूसरे में आप रखेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। वो तो मैंने केवल समझने के लिए आपको बता दिया था। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला वाला समीकरण को लेते हैं। तो x प्लस वाई जो है इसकी वैल्यू आपको 7 दे रखी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो y का मान हो जाएगा, x उधर जाएगा बराबर के, तो 7 माइनस एक्स जो है आपका हो जाएगा। इसको हम मान सकते हैं समीकरण 1। दूसरा वाला समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 11 जो है, इसमें यदि हम समीकरण 1 का मान रख दें, उसके बाद क्या चेंजेस आएंगे उनकी बात करते हैं। यानी कि आपका 3x माइनस 2 ऐसे रख देंगे, और y का मान यहाँ पर रखेंगे y की जगह, तो मल्टीप्लाइड में 7 माइनस एक्स आपका आएगा। समझे आप, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 का मान
इसमें रखने पर 3x माइनस 2y बराबर 11, चाहे तो आप इसको मान भी सकते हैं या डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कि इसमें समीकरण जो है वो 1 का मान रखने पर, या इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आप इसको 1 जो है वो ना माने, ऊपर जो दोनों समीकरण लिखे हैं पहले वाले को समीकरण 1 माने और दूसरे वाले को समीकरण 2 माने, और फिर यहाँ पर लिख दें कि y बराबर 7 माइनस एक्स का मान समीकरण 2 में जो है वो रखने पर, ये भी आपका एक तरीका जो है वो सही होगा। अब यहाँ पर आपने मान रख दिया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका क्या, 7 में 11 भी बराबर में चल रहा है, इसको ध्यान रखिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस का चिन्ह लगाइए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 to 7 जा क्या होगा 14, 2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस से भी गुणा होगा, इस चीज़ का ध्यान देखिए। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका प्लस का 2x आ जाएगा और इसका मान बराबर 11 आएगा। अब यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, तो इसको एक पास कर लीजिए, ये डायरेक्ट यहीं से ही आप घटा लीजिए या जोड़ लीजिए, जो भी हो रहा हो। 3x भी प्लस का है, 2x भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x आपका हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा 5x, माइनस का 14 ऐसा ही रहेगा और 11 आपका आ जाएगा। अब इस 14 को बराबर को उधर ले जाएंगे क्योंकि संख्या उधर भी है, संख्या ये भी है, तो इसको एक स्टेप और आगे आप सॉल्व करेंगे तो 5x बराबर 11 प्लस 14 आप कर सकते हैं। 11 और 14 आपका जुड़ के होगा 25, तो 5x की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 25, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 25/5 और 5 पंचे 25 होता है, तो 5 जो है आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहाँ से आपकी निकल कर आ गई x की वैल्यू, और ऊपर आपने जो y का मान निकाला था वो x के फॉर्म में था, इस चीज़ का आप ध्यान दे रहे हैं। यानी कि y का मान निकालने के लिए आप इस x का मान इस समीकरण नंबर 1 और या 1 जो है इसको हमने जो हल किया तो वहाँ से y बराबर 7 माइनस एक्स आया था, इसी में आप रख देंगे। तो समीकरण में यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा आपका मान, y बराबर 7 माइनस एक्स था, यहाँ पर x का मान जो आपने निकाला है वो रखेंगे तो y बराबर 7 माइनस 5 आएगा, y का मान यहाँ से 2 जो है वो निकल आएगा। x का मान आपका ऑलरेडी 5 आ गया, y का मान भी 2 आ गया। प्रश्न में यही कह रहा था हल कीजिए, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा, एक्स वाई दोनों के केवल और केवल आपको मान निकालने। तो ये आपका कुल मिलाकर आप कह सकते हैं समीकरण को हल करना इस चैप्टर में आता है। युगपत समीकरण जैसे कि हमने बात की थी, तो वही सारी चीजें। और यदि अब बात करें कि ये आपका किस विधि में आता है, प्रतिस्थापन या विलोपन, तो अब विलोपन तो हो नहीं रहा है, तो प्रतिस्थापन है, एक से मान निकाल कर दूसरे में रख रहे हैं, तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि में आता है। तो बेसिकली इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे। अब क्या करते हैं हम, प्रश्न जो अलग और टाइप के इसी चैप्टर से आते हैं उनकी बात करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से संख्या पर आधारित आते हैं। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि 3 जो है आपकी संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में पहली दूसरी का योग आपको जो है वो 24 दे रखा है। मैं ऐसा क्या करता हूँ, स्टेटमेंट की जगह डायरेक्ट आपको प्रश्न लिखते जाता हूँ। आप तीनों संख्याएं, यहाँ पर 3 संख्याओं की बात की गई, तो तीनों संख्याओं को एक्स वाई जेड मान लीजिए। तो पहला आपका स्टेटमेंट प्रश्न में कह रहा है कि जो संख्याएं हैं पहली और दूसरी, इनका योग आपको प्रश्न में 24 दे रखा है। फिर आगे आपका जो दूसरा सेंटेंस लिखा है उसमें लिखा है दूसरी संख्या यानी कि y और तीसरी संख्या यानी कि z, इसका योग आपको 30 दे रखा है। और तीसरा से स्टेटमेंट कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या यानी कि z, इनका योग आपको प्रश्न में 26 दे रखा है। तीनों का इस टाइप से मान दे रखा है, और बताना आपको क्या है, बताना है आपको सबसे छोटी संख्या जो है वो बताना है। इस टाइप से आपका प्रश्न जो है वो दे रखा है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब समझिए कैसे हम करेंगे। तो ये जो आपने 3 यहाँ पर मान रखे हैं, इसी टाइप से आप लिखिएगा, एक को समीकरण 1 मान लीजिए, एक को समीकरण 2 और एक को समीकरण 3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो समीकरण तीनों दे रखे हैं इसको जोड़ देंगे, तीनों समीकरण को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक x आ रहा है, एक x यहाँ पर आ रहा है यानी कि 2x आ रहा है। y भी देखिए यहाँ पर एक बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है यानी कि 2y आ रहा है। z भी देखिए 2 बार आ रहा है यानी कि 2z आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं, 2 आपका मल्टीप्लाइड में हो जाएगा किसके, x प्लस वाई प्लस जेड के, यानी कि तीनों ही चीज़ें आपके 2 बार आ रही हैं। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई अंदर भी करके देख सकते हैं, तो 2x 2y 2z होगा।
बस हमने 2 को क्या किया, 2 को कॉमन लेके बाहर कर लिया, बराबर इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 80। यहाँ से x प्लस वाई जेड का तीनों के योग का मान निकाल सकते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 80, और ये जो दो बाहर है ये बटे में जाएगा तो आपका आधा हो जाएगा 80 का, तो 40 आपका इन तीनों का योग जो है वो निकल कर आएगा। प्रश्न में आपसे पूछा गया था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए आपको तीनों संख्याएं एक्स वाई जेड जो आपने मानी थी वो निकालनी पड़ेंगी। अब थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से अगर समझें तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का योग आपको 40 दे रखा है, और x प्लस वाई का मान आपको प्रश्न में पहले ही 24 दे रखा था। तो आप ध्यान से देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर आपको 40 दे रखा है तो इतने का मान x प्लस वाई का आपको जब 24 दे रखा है तो इसकी जगह आप 24 रख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस जेड ही रहेगा, यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा। जेड निकालने के लिए 24 को उधर ले जाएंगे तो 40 में से आपका 24 जो है वो घट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, आपका 16 बचेगा। यानी कि आपका यहाँ से जो मान निकलेगा जेड का वो कितना निकल कर आएगा, 16 जो है वो यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेड बराबर 16। सेम यही चीज आपको दूसरे वाले समीकरण से भी करना है कि वाई और जेड का मान 30 रख देना है, तो वहां से x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 40 में से इस 30 को घटा देंगे तो x का मान यहाँ से आपका 30 निकल आएगा। तीसरे की बात करें तो x प्लस जेड का पता है x और लास्ट में जेड, तो x और जेड को एक साथ रख लीजिए, बीच में y बचेगा, y का मान निकालने के लिए इसी 40 में से 26 को भी इसी प्रकार घटा देंगे, तो यहाँ पर आपका y का मान 40 माइनस 26 कितना होता है, आपका 14 होता है, तो ये आपका 14 यहाँ पर y का मान भी जो है वो निकल आएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा एक्स वाई जेड तीनों किस प्रकार से निकालने हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 16, 30 और 14 में, तो 14 आपकी है संख्या, और वाई जो आपकी संख्या है वो हमने एक्स वाई जेड तीनों मानी थी, उसमें जो वाई वाली संख्या है इसका मान 14 हो जाएगा। आप क्या कह सकते हैं, प्रश्न में सबसे छोटी संख्या जो है आपकी 14 है, यही आपका प्रश्न में जो है वो पूछा गया था। तो इस टाइप के प्रश्न इनमें आपको देखने को, यानी कि इस चैप्टर में आपको देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं इसी टॉपिक पर रिलेटेड आपका डीएलएड 2016 में एक प्रश्न आया था उसकी। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन जो है वो मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँ। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को लाइक और उसके साथ साथ शेयर अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है आपका 24 दे रखा है। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 24। तो उनमें से 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या जो है, एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। तो आपको संख्याएं जो है वो बतानी थी, ये आपका जो है वो प्रश्न था, संख्या जो है वो बताइए। तो देखिए काफी इजी प्रश्न है। प्रश्न आपका ये आया था डीएलएड जो है इसके 2016 के पेपर में। तो दो संख्याओं का योग 24 है, तो दो संख्या आप मान लीजिए अपनी तरफ से, पर ये चीज अवश्य ध्यान दीजिए कि इसमें ये भी लिखा है कि उनमें से एक संख्या दूसरे की दो गुनी है। तो यदि आप एक को x मान लेंगे दूसरे को y मान लेंगे तो x और y को आपस में संबंध, दुगने का संबंध कैसे दिखाएंगे। तो इसलिए क्या जरूरी है, इसलिए जरूरी ये है कि दोनों ही संख्याओं को आप x के फॉर्म में ही मानिए। यानी आप क्या कहेंगे कि पहली संख्या जो है आपकी हो जाएगी x, और दूसरी संख्या हो जाएगी 2x। मैंने क्या बताया कि x के ही फॉर्म में मानना है, और 2x क्यों माना, क्योंकि दूसरी वाली लाइन कह रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरे की दो गुनी है। तो पहली संख्या x है, दूसरी 2x है, दो गुनी है। अब आपको क्या करना है, पहली वाली शर्त को फॉलो करना है। दो संख्याओं का योग 24 है, यानी कि पहली संख्या आपकी x है, दूसरी संख्या आपकी 2x है, दोनों का योग कितना है, 24 है। यहाँ से आगे और सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर कितना है, 24 है। और आगे सॉल्व करेंगे 3 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 8 जा 24 होता है, तो x की वैल्यू 8 जो है आपकी यहाँ से निकल कर आ जाएगी। और प्रश्न में क्या कह रहा था, संख्या बताइए।
तो ये जो x का मान 8 निकल कर आया, ये पहली संख्या निकल कर आई है। क्यों? क्योंकि पहली संख्या ही तो हमने x मानी थी। तो दूसरी क्या हो जाएगी? 2x मानी थी, यानी कि 2 गुणे x यानी 2 गुणे 8 होगा। तो आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी 2 इंटू 8 बराबर 16। तो दूसरी संख्या आपकी 16 हो जाएगी, पहली संख्या आपकी 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अपना अगला प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछा जा सकता है। और आपसे प्रश्न यहाँ से कि एक आयत को लेकर इसी में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक आयत जो है किसी भी आकृति को लेकर बेसिकली पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आयत की बात कर रहा हूँ। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई जो है उससे 5 जो है वो अधिक है। से यहाँ पर लिख लीजिएगा, चौड़ाई से 5 अधिक है। यदि आपको प्रश्न कह रहा है आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो लंबाई भी बताइए उसकी, चौड़ाई भी बताइए उसकी। तो ये दोनों चीजें आपको पूछी गई हैं। तो अच्छा प्रश्न है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। 5 क्या अधिक है? 5 सेंटीमीटर अधिक है। और यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो लंबाई और चौड़ाई बताइए। आप क्या करेंगे? आयत की जो लंबाई है उसको x मान लेंगे, क्योंकि x लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है। उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये लंबाई यदि आप x मानेंगे तो चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई नहीं, आप अपोजिट मानिए। आप लंबाई जो है इसको मानिए x प्लस 5, और जो चौड़ाई है ये आपकी हो जाएगी x। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई से अधिक है ना, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई ही तो अधिक होगी आपकी। तो लंबाई x प्लस 5 हो जाएगी यदि चौड़ाई x है। इसलिए मैंने चौड़ाई को x माना और लंबाई को x प्लस 5। और यदि आयत का परिमाप, वो सारी चीज़ें आगे दे रखी हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, और यदि आपको याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिए। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पर आप लंबाई की जगह लंबाई रख देंगे 2, यहाँ पर लंबाई की जगह कितना रखेंगे? x प्लस 5, चौड़ाई की जगह रखेंगे x। इतना आपने मान रख दिया। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2 ऐसे रखिए, x जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 5 हो जाएगा। 2x प्लस 5 जो है जब बाहर से मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पर आपका जुड़ने के बाद 2x प्लस 5 आएगा, और ये बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और साथ में आपका आएगा x, और 5 को 2 से करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। 4x प्लस 10 आपका आएगा आयत का परिमाप यहाँ से। पर ये अभी कोई वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि आयत का परिमाप तो आपको प्रश्न में 40 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है। अब आप क्या करेंगे? ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसको इस 40 सेंटीमीटर के बराबर रख देंगे, यानी कि 4x प्लस 10 की वैल्यू 40 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में ऑलरेडी आपको परिमाप दे रखा है। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 4x बराबर हो जाएगा 30, 40 में से 30 घट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/4। अब 30/4 आपका आएगा दशमलव में, कितनी बार में जाएगा? 4 7 जा 28 होता है, 2 उधर जाएगा, 4 5 जा 20 होता है, 0.5, यानी कि 7.5 आपका आएगा। क्या आएगा? ये x का मान आएगा। और x क्या थी आपकी? ध्यान से देखिए, चौड़ाई मानी थी हमने, तो ये आपकी x क्या निकल आई? चौड़ाई निकल आई। प्रश्न में लंबाई चौड़ाई दोनों पूछा है। लंबाई जो है इसको निकालने के लिए इस चौड़ाई का मान, जो लंबाई हमने मानी थी उसमें हम रख देंगे। तो लंबाई आपकी क्या थी? x प्लस 5 थी। यहाँ पर x के वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, चौड़ाई 7.5, और 5 इसमें और जोड़ देंगे क्योंकि x प्लस 5 है। इसको जोड़ने पर आपका आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हो जाएगी लंबाई, और 7.5 आपकी हो जाएगी चौड़ाई। तो बेसिकली आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम, जो हमारा यहाँ पर दूसरा टॉपिक है वर्ग समीकरण, इसके बारे में। वर्ग समीकरण आपका एक्चुअल में होता है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
c बराबर 0 के फॉर्म में। इसको हम कह सकते हैं वर्ग समीकरण जो है वो एक्स स्क्वायर के रूप वाले समीकरण का हल, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। गुणनखंड विधि से इस प्रकार के प्रश्नों को अधिकतर हम जो है वो सॉल्व करते हैं। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हम उन्हें जो है वो करेंगे। तो गुणनखंड आपके यहाँ से जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं कोई भी यहाँ पर एक प्रश्न ले लेता हूँ। प्रश्न आपका है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। प्रश्न में लिखा होगा कि इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आते हैं। अब गुणनखंड कैसे निकालेंगे इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ये आपके 3 पार्ट में है, 1 2 3, यानी एक स्क्वायर में वैल्यू, एक एक्स में और एक 5 में है। आपको क्या करना होता है, ये देखना होता है कि यहाँ वाली संख्या और यहाँ वाली संख्या का आपस में गुणनफल कितना है। तो आप देखेंगे 5 दूनी होता है 10। ये पहली चीज आपको देखनी है। दूसरी चीज आपको देखनी है कि जो बीच वाली संख्या है वो कौन सी है, 7 है। तो दूसरी चीज आपने क्या देखी, 7। अब आपको क्या करना होता है, ऐसी दो संख्या अपनी तरफ से माननी होती है, अज्यूम करनी होती हैं, जो संख्याएं आपकी गुणा करने पर 10 आए और यहाँ पर यदि प्लस लगा हुआ है तो आप कह सकते हैं जोड़ने पर 7 आए। यदि यहाँ माइनस लगा होता तो हम कहते हैं घटाने पर वो संख्या है। समझ गए आप। अब जैसे कोई भी दो संख्या यदि आप लीजिए, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से इसमें आप स्पीड जो है वो पकड़ पाएंगे। तो दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, एक आपकी हो जाएगी 5 और एक हो जाएगी आपकी 2। 5 और 2 को आप जोड़ेंगे तो आपका 7 ही आएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो आपका 10 ही आएगा, जो कि सबसे पहले मैंने बताया था कि पहली और आखिरी संख्या को गुणा करने पर 10 जो है वो आना चाहिए, वही यहाँ पर आ रहा है। तो दोनों संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, 5 और 2। अब समझिए इसका नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें क्या हम करते हैं। 2x स्क्वायर को आप ऐसे ही उतार देंगे, इस 7x को आप ब्रेक करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 7x को आप क्या लिख सकते हैं, जो हमने दो संख्याएं ज्यूम की थी उसी के आधार पर। तो 5 प्लस 2 और बाहर आप इसको लिख लीजिए x। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये यहाँ पर क्या लिखा है हमने, वही दो संख्याएं लिखी जो ये गुणा करने पर 5 और 2 वाला 10 आए और जोड़ने पर बीच वाली संख्या है, प्लस आपका 5 लिख देंगे। इतनी चीज का केवल आपको समझनी, बाकी आगे आप सारी चीजें कर लेंगे। अब 2x स्क्वायर को आप ऐसे ही रख देंगे, प्लस ये जो बाहर x लिखा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5x, ये आपका हो जाएगा 2x और प्लस में आपका हो जाएगा 5। अब पहली वाली संख्या से देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो आप x कॉमन ले सकते हैं। संख्या कोई कॉमन है नहीं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा और एक x बचेगा, क्योंकि एक x तो बाहर चला गया। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ से आप x ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि शुरुआत की 2 से आप पहले कॉमन लेते हैं इधर साइड और बाद की 2 से उधर साइड। तो यहाँ पर x ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो केवल और केवल 5 बचा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 2x प्लस 5 आपको ऑलरेडी है, और यहाँ आप देखिए ब्रैकेट में क्या निकल कर आया, 2x प्लस 5 निकल कर आया है। तो आपको दोनों ब्रैकेट में जो बचा हुआ ब्रैकेट होता है उसमें सेम संख्या बनानी होती है। तो प्लस 1 का आप कॉमन अगर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 5 ही आपका बचेगा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस x और ये यहाँ पर जो संख्या है इन दोनों को एक साथ उतार लेना है, यानी कि x प्लस 1, और यहाँ पर जो दोनों कॉमन है 2x प्लस 5 इसको अलग उतार लेना है 2x प्लस 5। तो ये दोनों आपके इस प्रकार से गुणनखंड जो है वो हो जाएंगे। गुणनखंड क्या कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ से आप वैल्यू x की निकाल सकते हैं। जैसे 2x प्लस 5 यहाँ से निकला बराबर 0 मान लेते हैं, 2x प्लस 5 बराबर 0। इस 5 को आप उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर -5, x बराबर -5 बटे 2 यहाँ से निकल आएगा। दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 है, यहाँ से x बराबर -1 निकल आएगा। तो ये जो आपकी वैल्यू है इनको पुट करके आप आगे भी समीकरण को हल कर सकते हैं, जैसा आपका प्रश्न में पूछा गया। पर बेसिकली यहाँ पर प्रश्न में गुणनखंड मैंने आपको बताया था कि कैसे आता है, तो वही यहाँ तक गुणनखंड की यदि केवल बात की जाए तो केवल और केवल यहीं तक आप जो है वो करेंगे, यही आपके गुणनखंड हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, एक और गुणनखंड देखते हैं जिससे आपका पूरा कंसेप्ट या गुणनखंड वाला जो है वो क्लियर हो जाए। प्रश्न है आपका x² प्लस 9x
प्लस 20, इसके आपको गुणनखंड जो है वो करने हैं। अब आप क्या देखना है, 20 के गुणा करेंगे यहाँ वाली संख्या से, यहाँ संख्या तो कोई है नहीं, एक मान लीजिए अपने हिसाब से, यानी कि गुणा करने पर 20 आए और बीच में लिखा हुआ है प्लस 9x है और जोड़ने पर आपका 9 आए। ऐसी आपको संख्या जो है वो देखनी है, 9 कह लीजिए 9x कह लीजिए, बात एक ही है। तो ऐसी कौन सी दो संख्या होंगी, तो आपने अभी तक देखी थी 5 दूनी 10 किया था, अब 20 तक लाने के लिए 5 गुणे 4 भी तो आप कर सकते हैं, 5 चौके 20 होता है और 5 और 4 को आप जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यानी दो संख्याएं जो हो जाएंगी वो 5 और 4 में आप ब्रेक कर सकते हैं। इस 9 ही को आपको तोड़ना है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे कैसे हम सोच लेंगे कि कौन सी संख्या होगी, तो ये समझिए आपको जोड़ के बताना है कि 9x तक आनी चाहिए, तो 8 और 1 आप देख सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर चले जाएंगे, यानी कि 9 के अगर ऊपर चले जाएंगे तो संख्या 9 के ऊपर निकल आएगी, आपको 9 तक ही सीमित रहना है। 7 प्लस 2 आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपका 6 प्लस 3 कर सकते हैं, फिर आप 5 प्लस 2 कर सकते हैं। ये सभी संख्याएं हैं जो आप केवल ट्राई कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई संख्या नहीं होगी। 4 प्लस आपका 3 कर सकते, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर 5 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे ही आप सीरियल देखेंगे तो इसमें कौन सी काम कर रही थी, मैंने आपको बताया, आपकी 5 और 4 वाली वर्क कर रही थी कि इन दोनों का गुणा 5 चौको 20 भी होता है, और बाकी आपने देखिए कोई 20 किसी में आ रहा है, 8 1 7 2 14 होता है, 6 3 18 होता है, 5 चौको 20 होता है, 4 और 5 में आ रहा है तो वो तो वही हमने ऊपर ही लिखा है 5 4। तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे कि कैसे हम दो संख्याओं को जो है वो मानते हैं। तो इन्हीं संख्याओं से ही आपके निकल कर आई, कहीं अलग से नहीं आई। तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखे रहने देंगे, 9 को क्या लिखेंगे 5 प्लस 4 लिखेंगे, एक्स को बाहर लिख देंगे प्लस 20 लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स को अंदर मल्टीप्लाइड कर देंगे, 5x प्लस 4x हो जाएगा, यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। फिर पहले वाले से देखिए x कॉमन आ रहा है, x बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, केवल एक x बचेगा क्योंकि x का स्क्वायर था। अंदर यहाँ क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा क्योंकि एक x ऑलरेडी बाहर जा चुका है। यहाँ से प्लस का कॉमन लेंगे अगर आप, तो यहाँ पर देखिए, अच्छा ये तो आपका प्लस ही होगा, ये आपका प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए प्लस का क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 20 है। आपको बनाना क्या है, ये वाली जो वैल्यू होती है वही यहाँ बनानी होती है ब्रैकेट के अंदर, तो 5 बनाना है, तो आप यहाँ पर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका बचेगा x, और 4 5 जा 20 होता है तो अंदर बचेगा 5। अब देखिए ये वाली ब्रैकेट यहाँ वाला ब्रैकेट सेम हो गया, तो इसको आप अलग लिख लीजिए, और x और प्लस 4 बचा उसको आप अलग लिख लीजिए, तो यही आपके गुणनखंड जो है वो हो जाएंगे। तो आई होप दो प्रश्न से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको गुणनखंड जो है वो करना है। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न आपका कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, के अंकों का योग आपको 12 जो है वो प्रश्न में दे रखा है। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि उस संख्या में से, यदि उस संख्या में से 36 जो है वो घटा दिया जाए, ये आपकी ये शर्त दे रखी है, तो संख्या जो है उसके, तो संख्या जो है उसके अंकों का स्थान जो है वो बदल जाता है, अंकों का स्थान बदल जाता है, तो आपसे संख्या जो है वो पूछी गई है। इस प्रकार के प्रश्नों में बस आपको मेन पॉइंट आना चाहिए। वो पॉइंट मेन क्या है, वो है कि आप संख्या क्या मानेंगे। यदि वो आप सही तरीके से समझ गए तो आप कर ले जाएंगे इस टाइप के प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग आपको दे रखा है 12, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दो अंकों की आप जो संख्या मानेंगे उसको समझिए कि वो आपको क्या माननी है। तो दो अंकों की संख्या आप मानेंगे 10x प्लस y, यही आपकी हमेशा मानी जाती है। इसको क्यों मानी जाती है आप खुद से सोच के देखिए। जैसे कोई एक संख्या दो अंकों के ले लीजिए, आप 21 ले लीजिए, इस 21 में आप इसके आधार पर ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, 10 इंटू एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे इधर वाला जितने भाग बार में हो रहा है, और प्लस y यानी कि 1, तो 10 गुणे 2 यानी कि 20, और 20 में एक जोड़ेंगे तो 21।
यही आपका रूप है 10 इंटू एक्स प्लस वाई का। इसलिए आपकी हमेशा दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई के रूप में मानी जाती है। समझ गए आप? अब दो अंकों की आपने एक संख्या मान ली, प्रश्न में आपका क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दोनों जो अंक है यानी कि दो अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योग तो 12 है, पर यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी कि संख्या आपकी 10y प्लस एक्स हो जाती है। इस प्रकार से बदल जाता है। कब बदल जाता है? जब जो संख्या है उसमें से 36 जो है वो घटा दिया जाता है। ये आपकी शर्त लिखी है -36। यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाता है तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। ये आपकी क्या कह रहा है? ये आपकी पहली शर्त कह रहा है। दूसरी शर्त आपकी क्या कह रहा है कि दोनों की संख्याओं का अंकों का योग 12 है, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 12 है। अब आप क्या करेंगे? समीकरण दूसरा वाला जो है इसको हम 2 मान लेते हैं और एक काम ये भी करते हैं कि जो पहला वाला दे रखा है इसको और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसी के नीचे सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप सॉल्व और करेंगे तो इसको मल्टीप्लाइड यानी कि 10x जो है इसको इधर लाएंगे बटे के, तो कुछ इस प्रकार से होगा आपका 10y, यहाँ से प्लस का y है तो यहाँ पर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और बराबर का चिन्ह लगाने से पहले ये प्लस का x यहीं रहेगा। ये 10x आपका इधर आएगा तो आपका माइनस का 10x हो जाएगा, और ये -36 इधर आएगा तो आपका प्लस का 36 हो जाएगा, या तो आप उधर भी रहने दे सकते हैं। चलिए इसको बराबर के उधर ही रहने देते हैं, यानी कि बराबर का -36। अब इस 10y में से एक y गया तो आपका बचेगा 9y। इस x प्लस का है, यहाँ पर माइनस का 10x है तो आपका माइनस का 9x जो है वो बचेगा, और बराबर में माइनस का 36 बचेगा। यहाँ से देखिए दोनों जगह 9 जो है आपका कॉमन है, तो 9 यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा y माइनस एक्स बराबर माइनस का 36। ये 9 इस 36 के बटे में का है आएगा तो काट भी सकते हैं। 9 4 जा 36 होता है, यानी आपका मान निकल कर आएगा y माइनस एक्स भी कह सकते हैं, या x और माइनस को आगे पीछे लिखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4, क्योंकि यहाँ पर माइनस आपका ऑलरेडी लगा हुआ है। अब जब आप इसको पलटेंगे तो इधर वाला भी मान पलट जाएगा, या इसको को आप देखिए मैं करके बता देता हूँ मैंने क्या किया है। y माइनस एक्स बराबर -4 आया था आपका। अब आप इसको क्या कर सकते हैं? आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई बराबर -4 भी लिख सकते हैं। ये जो बाहर वाला माइनस है ये तब आएगा जब ये आप इसे कॉमन लेंगे, ये आपका पूरा जो है वो ब्रैकेट में आएगा, तो ये वाला माइनस बाहर बाहर वाला कट जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। यही यहाँ पर मैंने लिखी है, आपको समझ में आ गई होगी x माइनस वाई की वैल्यू 4। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले समीकरण की, जो कि आपका क्या कह रहा था कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। प्रश्न में दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 12 आपको ऑलरेडी दे रखा था, जो कि आपका समीकरण 2 था। अब इन्हीं दोनों समीकरण को आप क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो दोनों को जोड़ लीजिए। x आपका हो जाएगा 2x, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। x आपका यहाँ पर जो है वो 2x हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पर माइनस का y है, यहाँ पर प्लस का y है, तो ये कट जाएगा। बराबर में आपका ये 12 है, 4 है, 12 4 होगा आपका 16। यहाँ से आपका x का मान कितना निकलेगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि 8 जो है वो निकल कर आएगा x का मान। अब x का मान 8 आ गया तो समीकरण आप 1 में रख देंगे। समीकरण 1 इसी को माना था मैंने, इसको रफ कर दिया था, पर 1 आपका लेंदी है तो आप दूसरे में रख लीजिए जो मैंने ये बताया x प्लस वाई बराबर 12। तो इसमें ही आप मान रखेंगे x प्लस वाई बराबर 12। यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 8 प्लस वाई बराबर 12, y बराबर 12 माइनस 8 कितना होगा? 4 होगा, तो y का मान आपका यहाँ से 4 निकल कर आ जाएगा, x का मान आपका 8 निकल कर आ जाएगा। दोनों मान आपके आ गए। प्रश्न में क्या पूछा गया था? संख्या ज्ञात कीजिए। बस आपको अब यह ध्यान देना है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका मान एक्स वाई का निकल कर आया है यही तक आपका उत्तर नहीं होगा। बहुत लोग यही गलती करते हैं इस वाले प्रश्न में। इस प्रश्न में आपकी जो गलती करते हैं लोग यही करते हैं कि एक्स वाई का मान निकाल देते हैं, सोचते हैं कि आ गया मान, यही उत्तर। प्रश्न में संख्या पूछा गया था और संख्या तो आपने यहाँ पर 10x प्लस वाई मानी थी, यानी मान आपको 10x प्लस वाई का निकालना है।
10 गुणे x का मान आपका निकला 8, y का मान निकला आपका 4, 10 गुणे 8 करेंगे तो 80, प्लस करेंगे 4 तो आपका 84 निकल कर आ जाएगा, अर्थात संख्या बराबर आपकी 84 आ जाएगी। और इसको आप ऊपर प्रश्न में देख भी सकते हैं, चेक करके कि सारी जो आपकी शर्तें हैं वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। प्रश्न में कह रहा था 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, तो 8 और 4 है ये 2 अंकों की संख्या है, तो 8 और प्लस 4 करेंगे तो 12 आ रहा है। आप कहेंगे आ रहा है 8 4 12 होता है। दूसरा कह रहा है यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया है, 84 में से 36 घटाइए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाएगा, तो आपका 48 हो जाएगा। स्थान भी बदल गया 36 घटाने पर, तो ये आपका 84। आप आंसर भी इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको जो है वो प्रश्न आएंगे। मैं क्या करता हूँ, जितने भी टाइप के प्रश्न आते हैं सभी मैं आपको जो है इसीलिए एक एक कराए दे रहा हूँ। बाकी प्रश्न तो आपके ऐसे बहुत है, मैं कराऊंगा, कल तक समाप्त नहीं होंगे, पर मैं आपको केवल वो बता रहा हूँ कि यहाँ से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और बेसिकली यहाँ पर स्टेटमेंट वाले बहुत से आते हैं, आयु वाले भी आपके आते हैं, तो आयु वाला एक प्रश्न मैं और देख लेता हूँ, उसके बाद एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो जाएगा। जितने भी आपके आयु वाले प्रश्न होते हैं वो सब इसी में आते हैं, समीकरण बेस्ड होते हैं। आप देखते हैं एक्स वाई मानते हैं, फिर एक युगपत समीकरण का निर्माण होता है, तो कह सकते हैं दैनिक जीवन में आपके युगपत समीकरण से यहाँ से जो है वो प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो प्रश्न मैं तब तक यहाँ पर लिख देता हूँ। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हम इतनी सारी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा लगे कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार नहीं जा रही है। उसके साथ साथ चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। उसके साथ साथ यदि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आप सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मैथ लगभग आपकी पूरी हो चुकी है, कोर्स कुछ चैप्टर ही रह गए हैं, फिर हम इसी समय में दूसरा सब्जेक्ट जो है उसको शुरू करेंगे। अब मेरे देखिए मैथ खत्म करने से कुछ नहीं होता, मैंने यहाँ पर जितने आपको वीडियो पढ़ाए हैं 45 मिनट इतने ही लेंदी सब लोग लगभग जो है गए हैं, जितने भी वीडियो गए हैं। तो आप कितना प्रैक्टिस करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पर वीडियो देख कर चले जाएंगे, आप खुद से नहीं लगाएंगे तो आपको मैथ नहीं आएगी। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, स्टार्टिंग से कहता हूँ, आपको मैथ खुद से लगानी है, कॉपी पेन उठाना है और टाइप के प्रश्न इसी टाइप के ढूंढने हैं कहाँ हैं, और खुद से जब आप दिमाग लगाएंगे तभी आपको जो है वो आएगा। तो प्रश्न मैंने लिख दिया है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि पुत्र की दुगनी उम्र पिता की उम्र में जोड़ी जाती है, ध्यान से समझिए प्रश्न को, कि यदि पुत्र की दुगनी उम्र पिता की उम्र में जोड़ी जाती है तो कुल योग आपका 56 होता है, किंतु यदि पिता की दुगनी उम्र पुत्र में जोड़ी जाती है तो योग आपका 82 होता है। तो पिता और पुत्र दोनों की आयु आपकी निकालनी है। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये आपके कहीं ना कहीं, अगर आपको जो ऑप्शन है वो दे दिया जाए तो आप उन ऑप्शन को यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं कि किसमें स्टेटमेंट जो है आपका फॉलो हो रहा है। तो कॉम्पिटेटिव लेवल में यदि आप पे प्रश्न आए जैसे कि यूपी टेट सुपर टेट लेवल पर, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑप्शन से ही करना है। पर यहाँ पर आप डीएलएड के लेवल पर कर रहे हैं तो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो ध्यान दीजिए कि कैसे आप इसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पिता की आयु मान लेंगे x, पूरा आप लिखिएगा कि माना पिता की आयु जो है वो बराबर x। फिर आप किसकी मानेंगे, पुत्र की आयु मानेंगे। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो y। दोनों अलग अलग हमने मानी है, क्यों, क्योंकि आपके प्रश्न में ऐसी शर्तें लिखी कि पुत्र की दुगनी उम्र पिता की उम्र में जोड़ी जाती है, इसलिए एक का डबल जस्ट सेकंड को नहीं कहा जा रहा है, आपकी उम्र को लेकर कहा गया है। तो आप पहले वाले स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे तो क्या आपका स्टेटमेंट बनेगा 2y, यानी कि पुत्र की दुगनी उम्र, पुत्र हमने माना y, पुत्र की दुगनी उम्र यानी y को 2 से गुणा करेंगे प्लस
पुत्र की दुगनी उम्र पिता की उम्र में जोड़ी जाती है, पिता की उम्र हमने मानी x जोड़ी जाती है, तो कुल योग आपका 56 आता है। तो ये आप मानेंगे समीकरण नंबर 1। बस जो व्यक्ति ये समीकरण बना ले गया उसके लिए प्रश्न में कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको चीजें आएंगी। दूसरा कह रहा है किंतु यदि पिता की दुगनी उम्र, अब यहाँ पर पिता को दुगना कर दीजिए यानी कि 2x कर दीजिए, पुत्र में जोड़ी जाती है यानी कि y में जोड़ेंगे तब कितना आता है, तो 82 आता है। ये भी आपने समझ लिया, दोनों चीजें आपकी आ गई। अब आपको इसे भी समीकरण नंबर 2 मान लेना है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को आप क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण को हल करने के लिए क्या शर्त होती है कि दोनों समीकरण को जब आप काटें तो उसमें से x या y एक मान विलोपित हो जाए या कट जाए। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर x की वैल्यू x के साथ देखें तो आप इसको आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं, यानी y प्लस 2x भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर y है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, तो अब देख रहे हैं दो का अंतर आ रहा है। ऐसे में क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण को 2 से पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं जिससे कि दूसरे वाले समीकरण के बराबर वैल्यू आ जाए। तो आप समीकरण एक ही को ले लीजिए, तो क्या करेंगे आप इसमें 2 से गुणा कर देंगे। पूरे समीकरण में यदि आप 2 से गुणा कर देंगे तो आपका मान क्या आ जाएगा, 2 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 4y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा आपका 112। ये आपका नया समीकरण निकल आएगा जो कि आपका समीकरण नंबर 3 होगा। अब यहाँ पर 2x है, पहले वाले यानी कि दूसरे वाले समीकरण में भी 2x था। अब इन दोनों को आप आपस में घटा देंगे यानी कि दूसरा और तीसरे को लेकर, तो क्या करेंगे हम इसी के नीचे जो है वो लिख देते हैं। यानी आपका 4y बड़ा है तो हम 4y को ऊपर लिखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको इतनी जगह सेपरेट कर देता हूँ, 4y प्लस 2x बराबर 112। ये आपका समीकरण नंबर 3 है। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2, y प्लस 2x बराबर 82। इसमें आपको क्या करना है, घटा देना है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब ये 2x कट जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि घटाने पर नीचे चिन्ह सब बदल जाते हैं। तो ये प्लस 2x है, नीचे वाला माइनस 2x से कट जाएगा। 112 में से 82 आप घटाएंगे तो आपका बचेगा 30 और बराबर का चिन्ह, 4y में से y घटाएंगे तो बचेगा 3y। तो 3y का मान आपका निकला 30 और y का मान निकलेगा यहाँ से 10। 3 एक नम 3, 3 दाम 30 होता है, तो y का मान कितना निकला यहाँ से, तो 10 जो है वो निकल कर आ गया। y का मान 10 आ गया। अब इस y का मान आप रख सकते हैं समीकरण 1 में। ये वाला आपका समीकरण था 2y प्लस x बराबर 56। यहीं पर आप क्या रखेंगे, y की वैल्यू 10 रख देंगे। तो 2 गुणे y है यानी कि y को आप गुणा करेंगे 10 रखने के बाद तो आपका 10 2 जा 20 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे x बराबर 56। तो 20 जो है वो 56 के उधर जाएगा तो घट जाएगा, 56 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, 36 बचेगा। यानी कि यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी x की 36 निकल कर आएगी। मैंने ऐसे बोलकर बता दिया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। बाकी आपको एक्स वाई मैंने इतना पढ़ा रखा है तो आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। मैंने तरीका बता दिया कि कैसे बराबर करके जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया था, पिता और पुत्र दोनों की आयु पूछी गई थी। तो जो बड़ा है यहाँ पर वो पिता हो जाएगा, यानी कि पिता की आयु 36 वर्ष है, पुत्र की आयु 10 वर्ष है। अब क्या करेंगे, आप इसे आप जो प्रश्न दे रखा है उसमें भी पुट करके देख लीजिए। पुत्र की आयु दुगनी है, उम्र पिता की उम्र में जोड़ी जाती है। इस टाइप से जो भी स्टेटमेंट लिखा है या 36 और 10 दोनों को वहां पर रख के देख लीजिए तो आपकी सारी लाइनों को भी वो सेटिस्फेक्शन करेगा। तो सभी टाइप मैंने बता दिए A to Z जितने भी यहाँ से आ सकते थे। एक है, वीडियो को समाप्त करने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। कोई आपका नोटिफिकेशन होता है, कोई पीडीएफ होती है, तो सारी चीजें हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो अब एक प्रश्न आपके लिए भी जिसको आपको सॉल्व करना है, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है कि सीता और गीता की आय का अनुपात 4:3 है, उनके व्यय में अनुपात 3:2 है। ये भी लिखा है यदि प्रत्येक 5,000 रुपए प्रति माह बचाती हो तो उनकी अलग अलग आय जो है वो क्या होगी। ये आपका इसी चैप्टर से क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। सभी लोग अपना आंसर सॉल्व करके वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। शुरू में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,